गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज सचिन खरे। इस वीडियो लेक्चर में हमें भारतीय संविधान का भाग एक अर्थात अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक का अध्ययन करना है। इस वीडियो को समझने के बाद हम ये बता पाएंगे कि भारत में जब भी किसी नए राज्य का सृजन होगा तो उससे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं या किन अनुच्छेदों के तहत ऐसा सृजन होगा या राज्यों का पुनर्गठन होगा। साथ ही अगर भारत अपने क्षेत्र को किसी विदेशी सत्ता को सौंपता है या विदेशी सत्ता से कोई सा क्षेत्र लेकर भारतीय संघ में शामिल करता है तो ऐसा भारत किन अनुच्छेदों के तहत करेगा या फिर संविधान संशोधन के तहत करेगा। साथ ही भारत की आजादी से लेकर अभी हाल ही में दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव के एकीकरण तक का पूरा इतिहास भी हमें इस वीडियो लेक्चर में पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने लेक्चर की। भारतीय संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, जिसका प्रावधान है संविधान के भाग 1 अर्थात अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। अब यहां पर हमें दो चीजें क्लियर हो रही हैं। पहली है देश का नाम, और यहां पर दो नाम दिए गए हैं देश के, एक दिया गया है इंडिया और एक दिया गया है भारत। संविधान सभा में जब अनुच्छेद 1 पर बहस चल रही थी उस समय हमारी संविधान सभा दो गुटों में विभाजित थी। एक गुट यह चाहता था कि देश का नया नाम जो कि अंग्रेजों की देन थी अर्थात इंडिया रखा जाए, तो कुछ लोग यह चाह रहे थे कि देश का परंपरागत नाम भारत रखा जाए। और इसी कारण से जब मन नहीं मिले संविधान सभा के सदस्यों के तो दोनों नामों को शामिल करने की कवायद प्रारंभ हो गई। इसलिए अनुच्छेद 1 में इस देश के दो नाम दिए गए हैं, इंडिया और भारत। और दूसरी चीज है राज पद्धति का प्रकार। राज पद्धति का प्रकार यह बताता है कि हमारा देश राज्यों का एक संघ है। जैसे राज पद्धति का प्रकार देश को अनुच्छेद 1 राज्यों का संघ घोषित करता है, ना कि राज्यों का समूह। इसका तात्पर्य क्या है? तो राज्यों के संघ का तात्पर्य है, पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है जैसा कि अमेरिका है। राज्यों के संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं उन्हें इस संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है, किंतु कोई राज्य स्वतंत्र नहीं हो सकता क्योंकि पूरा देश एक अखंड इकाई है। जबकि अगर सपोज करो कि भारत को राज्यों का समूह कह दिया जाता तो राज्यों के पास यह छूट थी कि वे चाहे तो संघ से अलग हो सकते हैं। यही कारण है कि समूह के स्थान पर भारत को घोषित किया गया है राज्यों का संघ, जिसका तात्पर्य है कि राज्य किसी जो पूरा भारतीय संघ है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। राज्य इसमें शामिल तो हैं लेकिन वे इस भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकते। यही कारण है कि पूरा देश एक अखंड इकाई है। इसीलिए भारत में या भारत को राज्यों का संघ घोषित किया है अनुच्छेद 1 के तहत। यद्यपि हमारे यहाँ जो ढांचा है वो एक संघीय ढांचा है, जिसमें संघीय ढांचे में जो शक्तियों का बंटवारा है वो केंद्र और राज्यों के बीच किया गया है, लेकिन राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अब अपन बात करते हैं अनुसूची 1 की कि अनुसूची 1 क्या है। ये चीज मैंने पहले इसके वीडियोस में एक्सप्लेन करी है अनुसूची 1 के बारे में। अनुसूची 1 में भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों को निर्धारित किया गया, उनके नाम दिए गए हैं कि भारत में कितने राज्य हैं और संघ शासित क्षेत्र हैं। और अनुसूची 1 में भी भारतीय क्षेत्रों की 3 श्रेणियां हैं। एक तो हो गया राज्यों के राज्य क्षेत्र, मतलब ये जितने भी राज्य हैं इनके सभी राज्य क्षेत्र हैं।
अनुसूची 1 में निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, मतलब जितने भी ये संघ राज्य क्षेत्र हैं, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, दादर नगर हवेली, दमन और दीव जिनका अब एकीकरण हो गया है, चंडीगढ़, ठीक है, हमारा जो पौंडीचेरी है, ये सारे क्षेत्रों के नाम यहाँ पर है। और तीसरा है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं इसमें सम्मिलित है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि भारत के क्षेत्र भारत के संघ से ज्यादा व्यापक है। ये जो शब्द है ना भारत के क्षेत्र, इसका मीनिंग भारत के संघ से ज्यादा व्यापक है, क्योंकि भारत के क्षेत्र में राज्य, संघ शासित क्षेत्र एवं वे क्षेत्र जिन्हें सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिग्रहित किया जा सकता है शामिल है, जबकि भारत के संघ में सिर्फ राज्य शामिल है। जबकि भारतीय क्षेत्र में ये 3 तरीके के स्थान आएंगे: राज्य, संघ शासित क्षेत्र एवं वे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार भविष्य में कभी भी अधिग्रहित कर सकती है, जबकि भारतीय संघ में सिर्फ राज्य शामिल है। इसीलिए भारत का जो क्षेत्र है, ये वाला पॉइंट, ये ज्यादा व्यापक है भारत के संघ से। अब संघीय व्यवस्था में क्या होता है? संघीय व्यवस्था में राज्य भारत के सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे के हिस्सेदार हैं। मतलब इस संघीय व्यवस्था में भारत संघ मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है। संघ शासित क्षेत्र और केंद्र द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सारे केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे केंद्र का प्रशासन होगा। तो आई होप कि आप लोगों को अब इस संघ का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि संघ आखिर है क्या। भारत को राज्यों का समूह क्यों नहीं कहा गया है, राज्यों का संघ क्यों कहा गया, उसका कारण यही है कि राज्य जो हैं ये अखंड इकाई है, इन्हें भारतीय संघ से स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं है, इसलिए भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 1 इस देश का नाम भी प्रमाणित करता है और इसका संवैधानिक नाम 2 है, एक है इंडिया और एक है भारत। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। कैसे? सत्ता हस्तांतरण से, व्यवसाय से, या जीत या हार कर, क्योंकि भारत एक संप्रभु राज्य है और यह अपने आंतरिक और विदेशी निर्णय स्वयं ले सकता है। उदाहरण के अनुसार भारत ने संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण किया, जैसे दादर और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, पुदुचेरी और सिक्किम। ठीक है, इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 1 यहां पर खत्म होता है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम अनुच्छेद 1 के लिए। अनुच्छेद 1 में 2 चीजें क्लियर हो रही हैं, एक तो देश का नाम है और देश में जो राज पद्धति लग रही है, शासन पद्धति लग रही है, वो चीज यहाँ पर क्लियर हो रही है। देश का नाम है इंडिया या भारत और शासन की पद्धति यहाँ पर संघीय पद्धति है, अर्थात भारत को राज्यों का संघ यहाँ पर घोषित किया गया है। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 यह कहता है कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसी शर्तों पर जो वह ठीक समझे, एक एक शब्द यहां पर आवश्यक है। क्या कहता है? ऐसी शर्तों पर जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकेगा। अब यहां पर 2 शब्द हैं, नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश मीनिंग अलग देता है और उनकी स्थापना मीनिंग अलग है। कैसे? तो आइए समझिए। नए राज्यों का प्रवेश, तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल नेपाल है, अगर नेपाल को कभी भारतीय संघ में शामिल किया जाए तो वो कहलाएगा नए राज्यों का प्रवेश, और इस शब्द का मीनिंग स्थापना का। तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर कभी चाइना और इंडिया के बीच में युद्ध छिड़ गया, या चाइना छोड़ो, पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध छिड़ गया, ठीक है, और फॉर एन एग्जाम्पल ये बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है ये भारत ने अधिग्रहित कर लिया,
जो पहले से एक स्वतंत्र राज्य तो है नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन एक युद्ध में जीत लिया भारत ने, और ये शामिल हो गया अब भारत में, बलूचिस्तान का क्षेत्र। तो उसको एक नए राज्य के रूप में स्थापित किया भारत ने। अब अगर अपन देखें नए राज्यों का प्रवेश का मीनिंग क्या है, तो मैंने अभी नेपाल का एग्जाम्पल दिया था कि नेपाल तो ऑलरेडी एक देश था, उसको ज्यों का त्यों उठाकर भारत ने एक नए स्टेट के रूप में शामिल कर लिया है। लेकिन उनकी स्थापना का क्या संबंध है, तो उनकी स्थापना का संबंध ये है कि अगर पाकिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा भारत ने अधिग्रहित कर लिया और उसे एक नए राज्य के रूप में स्थापित करना है, तो उसकी शक्ति भी ये अनुच्छेद 2 दे रहा है। फिर से समझिए इन्हीं चीजों को। इस प्रकार अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियां प्रदान करता है। पहली शक्ति है नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करने की, अर्थात यह उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है। अब जो चीज मैंने समझाई थी यहां पर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे नेपाल, ये पहले से अस्तित्व में है, चलो नेपाल हटाओ, बांग्लादेश ले लो। बांग्लादेश एक देश के रूप में पहले से अस्तित्व में है, लेकिन कभी परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई कि बांग्लादेश को इंडिया में शामिल करना पड़ा। तो हो सकता है कि हमारे यहाँ की सरकार ऐसी शर्तों को जो वह ठीक समझे के तहत बांग्लादेश को एक नई स्टेट का दर्जा दे देगी। ठीक है, और ये इस पॉइंट ए में इसीलिए शामिल है क्योंकि बांग्लादेश तो पहले से ही एक देश था, इसलिए नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करे, और ये उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है। अब आया समझ में। अब नए राज्यों का गठन करने की शक्ति कैसे, तो यह उन राज्यों से संबंधित है जो पहले से अस्तित्व में नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पाकिस्तान का, ये बलूचिस्तान वाला क्षेत्र, ये पहले से तो एक अलग देश के रूप में अस्तित्व में नहीं है ना, एक वॉर के कारण भारत बाय चांस इसको अधिग्रहित कर लेता है और फिर इसे एक नए स्टेट का दर्जा दे दे, एक नए राज्य का दर्जा दे दे, उससे संबंधित है अनुच्छेद 2 का ये पार्ट बी। और ये पार्ट बी डायरेक्टली संबंधित है अनुच्छेद 3 से, यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं कि अनुच्छेद 2 शक्ति देता है ऐसा काम करने की, और अनुच्छेद 3 तरीका बताता है कि ये काम कैसे करना है। फिर से समझिए, इसका पॉइंट बी मतलब ये वाला पॉइंट बी और अनुच्छेद 3 से एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि अनुच्छेद 3 भी भारतीय संघ में नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद 3 वो तरीके देता है कि आपको किस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन करना है, जबकि किस भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना की शक्ति अनुच्छेद 2 भारतीय, कहना चाहिए कि पार्लियामेंट को या हमारी संसद को देता है, और ये सारी चीजें विधि के माध्यम से ही होंगी, लेकिन शर्तें निर्धारित करेगी हमारी संसद। तो ये शक्ति देता है हमें अनुच्छेद 2। चलिए अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन या पुनर्गठन की व्यवस्था करता है, यानी कि अगर भारतीय संघ क्षेत्र में ही किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना है या घटाना है, या फिर भारतीय संघ के अंदर ही अंदर नए राज्यों का सृजन करना है किसी पुराने राज्य की बाउंड्रीज को कम करके, तो अनुच्छेद 3 के हिसाब से ही किया जाता है। कैसे, तो अनुच्छेद 3 कौन कौन सी शक्तियां देता है, उसमें पहली शक्ति है किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है हमारी संसद। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य के क्षेत्र को घटाया जा सकेगा, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकेगा, एवं किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन किया जा सकेगा अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के
अनुसार। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 भारत की संसद को या भारतीय संघ को यह शक्ति देता है कि किस प्रकार से भारतीय संघ के अंदर ही अंदर राज्यों का पुनर्गठन करना है। अब इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं? तो इसके लिए जो पहली शर्त है या ये तरीका है कैसे ये चीज सफल होगी, तो इस प्रकार के परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। संस्तुति के पहले राष्ट्रपति इस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है, जो एक निश्चित सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि अगर इस प्रकार के अध्यादेश से, मतलब राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित अध्यादेश से किसी राज्य के हित प्रभावित हो रहे हैं, तो राष्ट्रपति अपनी संस्तुति देने से पहले उस राज्य के विधानमंडल से पूछेगा या उसको बतलाएगा कि हम ऐसा परिवर्तन करने जा रहे हैं, आप इस चीज से सहमत हैं अथवा नहीं है। लेकिन राज्य विधानमंडल को इसका जो या अपना जो निर्णय है वो निर्धारित समय सीमा के भीतर संसद के पास या राष्ट्रपति के पास भेजना होगा, परंतु ना तो संसद और ना ही राष्ट्रपति राज्यों के डिसीजन को मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है और इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, भले ही उसका मत समय पर आ गया हो। ठीक है, मतलब जो निर्धारित टाइम पीरियड राष्ट्रपति ने दिया था उस राज्य के विधानमंडल को अपना मत देने के लिए, उस टाइम पीरियड के अंदर ही अंदर अगर उस राज्य के विधानमंडल ने अपना डिसीजन दे दिया है, फिर भी राष्ट्रपति या संसद उस डिसीजन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। इन आधारों पर भारत को, मतलब ये जो 3 आधार हैं या फिर राज्यों के पुनर्गठन करने की जो भारत की शक्ति है, इन आधारों पर भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। मतलब जो एक पूरा का पूरा देश है वो बहुत से राज्यों में तो विभाजित है, विभक्त राज्य, लेकिन विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ, इसका तात्पर्य है कि कोई भी राज्य जो है वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। कहा गया है क्योंकि संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में बिना राज्य की अनुमति के कदम उठा सकती है भारत की संसद। एवं संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण भी कर सकती है। अतः भारत का संविधान क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं देता है। ठीक है, संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है, परंतु राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती है। दूसरी ओर अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में या यूएसए के संविधान के अनुसार अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है, क्योंकि अमेरिका में क्षेत्रीय एकता या राज्यों के अस्तित्व को वहां के संविधान द्वारा गारंटी दी गई है, जो कि भारत में गारंटी नहीं दी गई है। क्योंकि अमेरिकी संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमा में परिवर्तन बिना संबंधित राज्यों की अनुमति के नहीं कर सकती, लेकिन हमारे यहाँ राज्यों से सिर्फ परमिशन ली जाएगी। परमिशन मानने के लिए ना तो संसद और ना ही राष्ट्रपति बाध्य है। इसलिए भारत की तुलना अगर अमेरिका से की जाए तो अमेरिका को कहा जाता है अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, जबकि भारत को कहा जाता है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। तो संविधान का अनुच्छेद 4 यह घोषित करता है कि अनुच्छेद 2 जो अभी अपन समझते हुए आ रहे हैं के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश या गठन एवं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी कि देखिए, हमारे यहाँ संशोधन की कितनी विधियां हैं।
हमारे संशोधन की 3 विधियां हैं। एक तो होता है सामान्य बहुमत से, ठीक है। दूसरा होता है विशेष बहुमत से, ठीक है। और विशेष तीसरा जो होता है वो होता है विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का प्रतिनिधित्व या आधे से अधिक राज्यों की संस्तुति। अब इसमें ये जो पहली वाली पॉलिसी है ना हमारी, या पहली वाली जो तकनीकी है संविधान संशोधन की सामान्य बहुमत, इसमें संसद के सदस्यों के 50% प्लस 1 की आवश्यकता होती है और संविधान में संशोधन हो जाता है, ठीक है। अर्थात इस तरह का कानून एक समय बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जाता है। तो ये जो पहली प्रक्रिया मैंने बताई आपको सामान्य बहुमत से, तो सामान्य बहुमत से ही अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 4 हमें यही बताता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 वाला संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मुख्य रूप से विशेष बहुमत या फिर विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की संस्तुति वाला पॉइंट आता है। तो अगर इस प्रकार का या अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कोई भी परिवर्तन करना है संसद को, तो संसद यह सामान्य बहुमत से ही कर सकती है। अनुच्छेद 368 का यहां पर प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। लेकिन बेरुबारी वाला जो केस है वो मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया था, अभी भी आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसमें यह कहा गया है कि अगर भारत कोई सा क्षेत्र विदेशी सत्ता को दे रहा है तब अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन सामान्य अपने भारतीय संघ राज्य क्षेत्र के अंदर ही अंदर अगर राज्यों का पुनर्गठन करना है या राज्यों के नामों में परिवर्तन करना है तो इसके लिए आपको 368 वाले संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यह है अनुच्छेद 4। अब अपन बात करते हैं एक प्रश्न की। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे दे? मतलब भारत के राज्य क्षेत्र से कोई सा हिस्सा भारत की संसद किसी अन्य देश को दे सकती है क्या? इसके बारे में संविधान विशेषज्ञों में विरोधाभास था। आइए इसको समझने के पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं बेरुबारी के बारे में। ये जो बेरुबारी वाला क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा था। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी क्षेत्र का या जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा हिस्सा था बेरुबारी। एक्चुअल में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था या भारत का विभाजन करके पाकिस्तान का सृजन हो रहा था, उस समय जो बाउंड्री फाइनलाइज कर रहे थे वे थे सर रैडक्लिफ। सर रैडक्लिफ ये लिखना भूल गए कि बेरुबारी वाला जो क्षेत्र है ये किसके अधिकार में आएगा, भारत के अधिकार में आएगा या पाकिस्तान के अधिकार में आएगा। बाद में इसी को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच में, और इसी को लेकर हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज शाह नून के मध्य एक समझौता भी हुआ था जिसमें यह निर्धारित किया गया कि बेरुबारी वाला जो क्षेत्र है इसको हम 50-50% बांट लेते हैं। 50% क्षेत्र आ जाएगा इंडिया में, 50% क्षेत्र आ जाएगा पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान बांग्लादेश है उसमें। लेकिन संसद ने अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ऐसा काम कर दिया। उसके बाद जब हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 का प्रयोग करके इसके बारे में पूछा कि क्या ऐसा किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 3 का निर्वचन मतलब अनुच्छेद 3 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी कर दी। और क्या गाइडलाइंस थी, तो ये है, ये बेरुबारी केस से संबंधित ही है। और जो गाइडलाइंस जारी करी वे इस प्रकार है कि उच्चतम न्यायालय के सामने यह प्रश्न उस समय आया
जब 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक संदर्भ के जरिए इसके बारे में पूछा गया। संदर्भ मतलब तरीका जो है वो है अनुच्छेद 143, जिसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न पूछ सकते हैं, और राष्ट्रपति ने ऐसा प्रश्न सुप्रीम कोर्ट से पूछा। केंद्र सरकार का निर्णय कि बेरूबाड़ी संघ पर पाकिस्तान का नेतृत्व हो ने राजनीतिक विद्रोह और विवाद को जन्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 3 में यह शक्ति निहित नहीं है कि भारतीय क्षेत्र की सीमा समाप्त करके भारत का हिस्सा किसी दूसरे देश को दे दिया जाए। ऐसा कार्य अनुच्छेद 368 में संशोधन करके, अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान संशोधन करके ही किया जा सकता है। और फिर बेरूबारी वाला जो क्षेत्र है, जो हमने बेरूबारी का हिस्सा पाकिस्तान को दिया, उसे या उसके संबंध में 9वां संविधान संशोधन 1960 को किया गया था, और फिर जाकर ये चीज प्रभावी हुई। इसलिए अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह भारत के राज्य के किसी क्षेत्र को समाप्त करके भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को दे दे। ऐसा किया तो जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 3 के तहत नहीं, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके। और बेरूबारी वाला जो हिस्सा है जो हमने पाकिस्तान को दिया था, उसके लिए 9वां संविधान संशोधन किया गया था 1960 में, ना कि उसे अनुच्छेद 3 के तहत दिया गया है। वर्ष 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। अगर सीमा विवाद है भारत और उसके किसी पड़ोसी देश के बीच में, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर भारत का हिस्सा किसी दूसरे देश को दिया जा रहा है, तब संविधान संशोधन होगा। ऐसा कार्य कार्यपालिका के द्वारा किया जा सकता है, परंतु इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है। सीमा का अगर विवाद है, सीमा से संबंधित विवाद है, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा सिर्फ कार्यपालिका के द्वारा ही, उसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर किसी भारतीय क्षेत्र पर अधिकार दिया जा रहा है किसी विदेशी सत्ता को, तो संविधान संशोधन करना होगा, फिर वो अनुच्छेद 3 के तहत सॉल्व नहीं होगा। यही कारण है कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 किया गया, जिसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ क्षेत्रों की लेन देन हुई, जिसमें भारत ने 111 विदेशी अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 अंतः क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया, क्योंकि इसमें भी भारत ने थोड़ा सा एरिया बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश ने थोड़ा सा एरिया भारत को दिया, इसलिए 100वां संविधान संशोधन यहां पर करना पड़ा था। लेकिन अगर सिर्फ सीमा विवाद से संबंधित होता, तो वो कार्यपालिका आदेश के माध्यम से हो जाता। तो ये उत्तर भी है कि अनुच्छेद 3 के माध्यम से किसी राज्य की सीमा को समाप्त करके किसी विदेशी क्षेत्र के नियंत्रण में नहीं दिया जा सकता है। उसके लिए अनुच्छेद 368 वाला संविधान संशोधन का प्रयोग करके संविधान में संशोधन करना होगा, तब ऐसा मुमकिन है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अब अपन बात करते हैं देशी रियासतों के एकीकरण की। क्या हुआ था आजादी के बाद और कैसे इन देशी रियासतों का एकीकरण हुआ है। आजादी के समय भारत में 2 प्रकार की राजनीतिक इकाइयां थी। एक तो हुआ करते थे ब्रिटिश प्रांत, जो कि ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन थे, और दूसरी हुआ करती थी देशी रियासतें। ये अपने स्वतंत्र राजा के शासन के अधीन थी, परंतु वह राजा ब्रिटिश राजशाही से संबंधित हुआ करता था। जैसा कि ये मैप देख रहे हैं आप लोग, इस मैप में ये जो पिंक कलर के जितने भी क्षेत्र दिख रहे हैं, ये सारे क्षेत्र देशी रियासतें हैं।
और येलो कलर के जो क्षेत्र हैं ये ब्रिटिश भारत के अधीन क्षेत्र है। अब आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है पहले। अब इसके तहत दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया और देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। या तो वे देशी रियासतें भारत में शामिल हो जाएं, या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या फिर स्वतंत्र रहें। 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में उपस्थित थीं। इनमें से 549 देशी रियासतें भारत में शामिल हो गई, परंतु बची हुई 3 रियासतें हैदराबाद, ये वाला क्षेत्र, जूनागढ़, ये इलाका गुजरात के बिल्कुल दक्षिण में जूनागढ़, और कश्मीर, ये वाला इलाका ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब एंट्री होती है हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो काम किया है उसके तहत कुछ समय बाद हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये वाला जो मैप है ये हैदराबाद का हिस्सा हुआ करता था। उस समय जो हैदराबाद के नवाब थे उनका नाम था मीर सर उस्मान अली खान आसफ जहां सातवें। ये उपाधि भी धारण करते थे क्योंकि उस समय देशी रियासतों को 3 आधार दिए गए थे, या तो स्वतंत्र रहें, या भारत में शामिल हो जाएं, या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। हैदराबाद के जो नवाब थे उस्मान अली, उन्होंने निर्धारित किया कि वे स्वतंत्र रहेंगे। अब दिक्कत ये थी कि स्वतंत्र तो छोड़ दो उन लोगों के लिए, लेकिन देश के अंदर एक और देश अराजकता विद्यमान हो जाती और कल को फिर वो डिमांड करते कि हमारे लिए एक सीधी रोड पाकिस्तान के लिए, या कहना चाहिए कि पाकिस्तान को कनेक्टिविटी हमको चाहिए। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती। तो ऑपरेशन पोलो का संचालन किया भारतीय संघ ने या भारत सरकार ने, जिसमें अहम भूमिका निभाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और अंततः हैदराबाद का निजाम ने यह क्षेत्र भारत सरकार के हैंडओवर कर दिया। ये कहानी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा हैदराबाद का पूरा। ऐसे ही जूनागढ़ के जो नवाब थे उनका नाम था मोहम्मद महाबत खान जी। अब इन मोहम्मद महाबत खान जी ने ये निर्धारित किया, ये लोकेशन है जूनागढ़ की, मोहम्मद महाबत खान जी ने यह निर्धारित किया कि हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। जबकि जूनागढ़ एक ऐसा क्षेत्र था जहां का रूलर, मतलब वहां के जो राजा थे वे मुस्लिम थे, लेकिन अधिकतर जो जनसंख्या थी वो हिंदू थी। इसीलिए वहां पर जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह में मेजोरिटी जो जनसंख्या थी उसने वोट कर दिया कि वो भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाह रही है। इसलिए जूनागढ़ का जो नवाब है वो पाकिस्तान भाग गया, बाकी का जो हिस्सा है वो भारत में शामिल हो गया। अब कश्मीर के राजा हिंदू राजा थे, राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह का ये कहना था कि वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। भारत सरकार इसके लिए तैयार हो गई। हालांकि सरदार पटेल ने उन्हें खूब मनाया, लेकिन वे स्वतंत्र अस्तित्व ही चाह रहे थे कश्मीर का। तो कुछ समय तो कश्मीर को स्वतंत्र अस्तित्व मिला, लेकिन पाकिस्तानी कबालियों ने कुछ ही समय बाद यहाँ पर आक्रमण कर दिया और राजा हरि सिंह ने विवश होकर भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और इस प्रकार अनुच्छेद 370 का सृजन हुआ और कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रोवाइड किया गया, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार से 552 देशी रियासतों में से 549 तो डायरेक्टली तैयार हो गई थी भारत में शामिल होने के लिए, और स्ट्रगल करनी पड़ी है तो वो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर के लिए।
हैदराबाद बाद में पुलिस कार्यवाही से भारतीय संघ का हिस्सा बना ऑपरेशन पोलो के माध्यम से, इसमें सरदार पटेल ने एक अहम भूमिका निभाई। जूनागढ़ जनमत संग्रह से और कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत का अभिन्न हिस्सा बना था। अब हम बात करते हैं आगे। 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया: भाग का, भाग खा, गा और घा। इन सभी की संख्या 29 थी। मतलब उस समय ये जो मैप देख रहे हैं आप, ये इस प्रकार से था हमारा भारत आजादी के समय, जिसमें से संपूर्ण भारत को 4 भागों में विभाजित किया गया था: का, खा, गा और घा में। और इन चारों भागों में जो क्षेत्र शामिल थे, उन क्षेत्रों की संख्या 29 थी। भाग का, इसमें इसमें वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन हुआ करता था। इसमें आ जाते थे असम, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल। जहां जहां के गवर्नर हुआ करते थे वो वाले पार्ट आ गए हैं भाग का में। अब अपन बात करें भाग खा की, तो इसमें 9 राज्य थे। विधानमंडल के साथ शाही शासन वाले राज्य थे। मतलब इन क्षेत्रों में विधानमंडल था, लेकिन वहां पर राजा का शासन हुआ करता था, जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, विंध्य प्रदेश। अब अपन बात करें भाग गा की, तो इसमें कुल 10 राज्य थे जिनमें केंद्रीकृत प्रशासन था: अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। और भाग घा में इसमें सिर्फ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल था। ये वाला जो क्षेत्र है ये शामिल था भाग घा में। इसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात प्रारंभ हुई जैसे ही देश आजाद हुआ, और इसके संबंध में सबसे पहले बना धर आयोग। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के मद्देनजर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषा के स्थान पर प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया। देखिए हुआ क्या, जैसे ही देश आजाद होता है तो अलग अलग क्षेत्र से उनकी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की डिमांड आने लगी, और इसी के संबंध में 27 नवंबर 1947 को धर आयोग बना। तो धर आयोग की जो रिपोर्ट आई दिसंबर 1948 में, उसमें कह दिया गया कि भाषा के स्थान पर प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। अब जो आंदोलनकारी थे वे भड़क उठे और आंदोलन तीव्र हो गया। इसके बाद सरकार ने जेबीपी समिति का गठन किया। कांग्रेस कार्य समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में धर आयोग की रिपोर्ट के बाद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारमैया की 3 सदस्यीय समिति गठित की, और इस समिति ने 1 अप्रैल 1949 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। अब जो जेबीपी समिति थी इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया। इससे आंदोलनकारियों का आंदोलन और ज्यादा तीव्र होता चला गया। अब हुआ क्या, तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य के गठन की मांग का समर्थन करते हुए उनके नेता पोट्टी श्री रामुलु ने आमरण अनशन आरंभ कर दिया जेबीपी की रिपोर्ट के बाद, जिनकी 56 दिनों बाद 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई। अब जब उनकी मृत्यु हुई तो यह आंदोलन और ज्यादा तीव्र हो गया। परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी।
कि भाई चलो तुम लोग आंदोलन कर रहे हो और एक उनके नेता भी खत्म हो चुके थे। इन सब के आधार पर जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दी कि हम एक नए राज्य का सृजन कर देते हैं और परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। अब इसके बाद हुआ क्या कि एक की मनोकामनाएं तो पूरी कर दी, लेकिन पूरे भारत से इस प्रकार की या इस प्रकार के आंदोलन चल रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो जब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हो गया, तो जो दूसरे क्षेत्रों पर लोग आंदोलन कर रहे थे वे आंदोलन और तीव्र हो गए। परिणाम स्वरूप फजल अली आयोग का गठन किया गया। तो सबसे पहले था धर आयोग, उसके बाद जेवीपी समिति, फिर पौटी श्री रामुल्लू की मृत्यु, उसके बाद आंध्र प्रदेश का गठन जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था। इसके बाद दूसरे क्षेत्रों के जो आंदोलनकारी थे उनके आंदोलन तीव्र हो गए। परिणाम स्वरूप स्थापना हुई फजल अली आयोग की। आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। इसके कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित करना पड़ा। इसके जो 2 अन्य सदस्य थे वे थे के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। 30 दिसंबर 1955 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। मतलब फजल अली आयोग ने रिपोर्ट कब सौंपी? 30 दिसंबर 1955 को, और इनका गठन कब हुआ था? तो दिसंबर 1953 में। और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। मतलब इन्होंने माना कि नो डाउट राज्यों के गठन में भाषा का आधार होना चाहिए, परंतु एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। समिति का मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता की प्रमुखता दी जानी चाहिए। मतलब जब भी आप किसी राज्य का गठन करो तो उसमें यह बात अंतर्निहित होना चाहिए कि भारत की एकता खंडित ना हो। इस समिति ने राज्य पुनर्गठन योजना के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की, और वे 4 बड़े कारक थे: देश की एकता एवं सुरक्षा का अनुरक्षण एवं संरक्षण, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क, प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और उसका संवर्धन। इनके आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, लेकिन एक राज्य एक भाषा को नकार दिया गया। आयोग ने सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करके 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाए। मतलब जो हमारे यहाँ वर्गीकरण था ना उस समय, भाग का खा गा घा को समाप्त किया जाए, और इसे समाप्त करने के बाद 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की जाए। भारत सरकार ने बहुत कम परिवर्तनों के साथ इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग का और भाग खा के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया गया और भाग गा को खत्म कर दिया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। किसके तहत? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। और इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? इसका आधार फजल अली आयोग की रिपोर्ट थी। उस आयोग ने संस्तुति दी थी 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की, लेकिन भारत सरकार ने गठित किए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और 14 राज्य थे आंध्र प्रदेश, असम, बंबई, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा,
पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। और जो केंद्र शासित प्रदेश थे वे थे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप समूह, मणिपुर और त्रिपुरा। अब हमें यह पढ़ना है कि कैसे वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश स्थापित हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए और पढ़ते जाइए। अब देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कोचीन राज्य के त्रावणकोर, मतलब ये वाला इस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, कोचीन राज्य के त्रावणकोर तथा मद्रास राज्य के मालाबार, मद्रास राज्य का मालाबार क्षेत्र भी यहीं पर आता है, मालाबार, दक्षिणी कन्नड़ के कसरगोड़े को मिलाकर एक नया राज्य केरल स्थापित किया गया। मतलब इस केरल क्षेत्र की भी स्थापना हुई है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। उसके पहले ये पूरा का पूरा क्षेत्र कोचीन राज्य के नाम से जाना जाता था। तो इन क्षेत्रों को मिलाया गया और केरल राज्य की स्थापना की गई। इस अधिनियम ने हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश में मिलाकर एक नए राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की। मतलब ये वाला जो क्षेत्र, इसे मिलाकर स्थापना हुई है आंध्र प्रदेश की। इसी प्रकार मध्य भारत राज्य, विंध्य प्रदेश राज्य तथा भोपाल राज्य को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य का सृजन हुआ। तो इन क्षेत्रों को मिलाकर मध्य प्रदेश का सृजन हुआ। ये मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा जब एमपी शुरू करूंगा। सौराष्ट्र और कच्छ राज्य को बॉम्बे या उस समय के बॉम्बे राज्य में मिला दिया गया। ये वाला क्षेत्र जो है इसको मिला दिया गया बंबई राज्य में। कुर्ग राज्य को मैसूर में मिला दिया गया। यहाँ पर एक छोटा सा एरिया होता था कुर्ग, इसे मिला दिया गया मैसूर में। पटियाला एवं पूर्वी पंजाब को पंजाब राज्य में तथा अजमेर राज्य को राजस्थान राज्य में मिला दिया गया। ये जो पटियाला वाला क्षेत्र था इसे मिला दिया गया पंजाब राज्य में। और यहाँ पर आता है अजमेर वाला क्षेत्र, इसे मिला दिया गया राजस्थान में और उसका सृजन हुआ। एवं इस अधिनियम के द्वारा नए संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमनदीवी द्वीपों का सृजन मद्रास राज्य से काटकर किया गया। ये जो लक्षद्वीप वाला एरिया है इसको मद्रास राज्य से अलग करके एक संघ शासित क्षेत्र के रूप में इसे मान्यता दे दी। अब अपन पढ़ते हैं 1956 के बाद बनाए गए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। ठीक है, तो 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक विविधता एवं राजनीतिक दबाव के चलते परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, भाषाई आधार पर बहुत सारे राज्यों का पुनर्गठन होने लगा था। भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता एवं अन्य कारणों के चलते दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों के निर्माण की मांग उठी। महाराष्ट्र और गुजरात, ये वाला जो मैप आप लोग देख रहे हैं ये उस समय की बंबई, कहना चाहिए बंबई टेरिटरी है। इस बंबई टेरिटरी को ही विभाजित करके बना है महाराष्ट्र और गुजरात। 1960 में द्विभाषीय राज्य बंबई को दो पृथक राज्यों में विभक्त किया गया, महाराष्ट्र में मराठी भाषी लोगों के लिए एवं गुजरात गुजराती भाषी लोगों के लिए। कब बना है ये? 1960 में। गुजरात इस प्रकार भारतीय संघ का 15वां राज्य था, क्योंकि 14 राज्य तो ऑलरेडी थे और इसका जो बंबई प्रांत था, इस प्रांत का विभाजन करके एक बन गया महाराष्ट्र और एक बन गया गुजरात। अब इसके बाद अपन बात करते हैं दादर और नगर हवेली की। तो वर्ष 1954 में इसके स्वतंत्र होने से पूर्व यहाँ पुर्तगाल का शासन था। इसी तरफ आता है दादर और नगर हवेली का क्षेत्र। 1961 तक यहाँ के लोगों द्वारा स्वयं चुना गया प्रशासन चलता रहा, परंतु 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के माध्यम से इसे संघ शासित क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। किसे? दादर और नगर हवेली को। यहां से इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं दादर और नगर हवेली के लिए ये वाला क्षेत्र है दादर और नगर हवेली का, जो कि बिल्कुल महाराष्ट्र से लगा हुआ है।
और महाराष्ट्र के ऊपर यहाँ पर गुजरात, तो गुजरात में ही आ जाएगा आपका दमन और दीव, ये वाला क्षेत्र आ जाएगा दादर और नगर हवेली का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं गोवा, दमन और दीव की। ठीक है, तो 1961 में पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत में इन 3 क्षेत्रों को अधिग्रहित किया और 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा इन्हें संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। बाद में 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। इसी तरह दमन और दीव को पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसे अब दादर और नगर हवेली के साथ एकीकृत कर दिया गया है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पुदुचेरी की। तो आप जैसे देख रहे हैं, ये जो पौंडीचेरी वाला एरिया है, इसी में शामिल है यनम, कराईकाल और माहे के क्षेत्र। पुदुचेरी इस क्षेत्र को या इस क्षेत्र पर पूर्व फ्रांसीसी गठन का स्वरूप था, मतलब फ्रांसीसियों का इलाका था और फ्रांसीसी गठन के स्वरूप में ही यह विद्यमान था, जिसे भारत में पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनम के रूप में जाना गया। 1954 में फ्रांस ने इसे भारत के सुपुर्द कर दिया। इस तरह 1962 तक इसका प्रशासन अधिग्रहित क्षेत्र की तरह चलता रहा। मतलब जो हमने जैसे अपन ने 3 पार्ट्स पढ़े थे, तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि सरकार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र। तो 1954 में जब फ्रांस दे गया था इसे भारत को, तब से लेकर 1962 तक इसका प्रशासन एक अधिग्रहित क्षेत्र तक या एक अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में चलता रहा। फिर 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित प्रदेश बनाया गया पुदुचेरी। ठीक है, तो ये हिस्से हैं इसके यनम, स्वयं पुदुचेरी, कराईकल और माहे। अब अपन बात करते हैं नागालैंड की। तो ये वाला इलाका आ जाता है आपका नागालैंड का, जो इस मैप में आपको दिख रहा है। 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेनसांग क्षेत्र, असम के बाहर का जो त्वेनसांग क्षेत्र है, इनको मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन किया गया। ऐसा नागा आंदोलनकारियों की संतुष्टि के लिए किया गया था, क्योंकि ये नागा क्षेत्र के जो आंदोलनकारी थे, ये व्यापक रूप में आंदोलन कर रहे थे। इसके बाद नागालैंड को भारतीय संघ के 16वें राज्य का दर्जा देने से पूर्व 1961 में असम के राज्यपाल के नियंत्रण में कुछ समय के लिए इसे रखा गया था। अब अपन बात करते हैं हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र की। मैप में तो दिख ही रहा होगा आपको हरियाणा, चंडीगढ़, मतलब ये पंजाब वाला क्षेत्र, इसकी जो राजधानी है वो है चंडीगढ़, ये है चंडीगढ़ वाला एरिया, और ये है हिमाचल प्रदेश। 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया। किस वर्ष? 1966 में। इसके बाद सिखों के लिए पृथक सहगृह राज्य या पंजाब सूबे की मांग उठने लगी, क्योंकि जब ये हरियाणा वाला क्षेत्र बन गया तो सिखों ने कहा कि हमारे लिए अलग से एक पंजाबी सूबा बनाया जाए। यह मांग अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में उठी। इसके लिए सरकार ने शाह आयोग की स्थापना 1966 में की। इनकी सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब राज्य तथा हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा राज्य के रूप में स्थापित किया गया एवं इससे लगे पहाड़ी क्षेत्र को केंद्र शासित राज्य हिमाचल प्रदेश का रूप दिया गया। इस प्रकार 1971 में संघ शासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा बाद में दिया गया, वो जो कि भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। अब अपन बात करें मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की। लोकेशन चेक कर लीजिए, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 1972 में पूर्वोत्तर भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक परिवर्तन हुए। इस तरह 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा एवं उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके अलावा 2 संघ शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मूलतः जिसे पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी अर्थात नेफा
के नाम से जाना जाता है भी अस्तित्व में आए। इसके साथ ही भारतीय संघ में राज्यों की संख्या 21 हो गई। मणिपुर 19वां रहा, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1969 के द्वारा मेघालय को स्वायत्तशासी राज्य बनाया गया। यह असम के उपराज्य के रूप में ही जाना जाता था, जिसका अपना या जिसकी अपनी एक मंत्री परिषद थी। यद्यपि यह मेघालय के लोगों की महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर पाए। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेशों को असम क्षेत्र से पृथक किया गया। अब अपन बात करते हैं सिक्किम की। ठीक है, वर्ष 1947 तक सिक्किम भारत का एक शाही राज्य था, जहां चोग्याल नामक एक राजा शासन करते थे। 1947 में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने पर सिक्किम को भारत द्वारा रक्षित किया गया, मतलब सिक्योरिटी दी गई सिक्किम के लिए भारत के द्वारा। भारत सरकार ने इसकी रक्षा, विदेशी मामले एवं संचार का उत्तरदायित्व संभाला। 1974 में सिक्किम ने भारत के प्रति अपनी इच्छा दर्शाई कि वह भारत में इंटरेस्टेड है या भारत में शामिल होना चाहता है। इसके बाद संसद द्वारा 35वां संविधान संशोधन वर्ष 1974 में किया गया, जिसके द्वारा सिक्किम को एक संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया, जिसका उद्देश्य या इस उद्देश्य के लिए संबद्ध राज्य का दर्जा देने के उद्देश्य से ही एक नए अनुच्छेद 2 का एवं एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची, जिसमें संबद्धता की शर्तें एवं नियमों का उल्लेख था, यह संविधान में जोड़े गए, क्योंकि संबद्ध राज्य से संबंधित हमारे संविधान में कोई भी अनुच्छेद नहीं था। हालांकि यह प्रयोग अधिक नहीं चला, इससे सिक्किम के लोगों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई। 1975 में एक जनमत संग्रह के दौरान उन्होंने चोग्याल के शासन को समाप्त करके स्वयं भारत का हिस्सा बनने के लिए वोट दिए। इस तरह सिक्किम भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया 1975 में, और इसके लिए 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के प्रभावी होने के बाद सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और इस प्रकार सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। और जो 35वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके तहत अनुच्छेद 2 का और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, वो समाप्त करना पड़ी। कैसे? तो आइए समझते हैं। इस संशोधन के माध्यम से संविधान की पहली और चौथी अनुसूची को संशोधित कर नया अनुच्छेद 371(4) को जोड़ा गया। इससे सिक्किम के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई और अनुच्छेद 2 का और 10वीं अनुसूची को निरसित कर दिया गया, जो 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी, जिन्हें 1974 और 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। और इस प्रकार 36वें संविधान संशोधन के कारण सिक्किम भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। अब अपन बात करते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा की। ठीक है, यह है मिजोरम, यह है अरुणाचल प्रदेश, और ये वाला क्षेत्र आ जाएगा आपका गोवा का। वर्ष 1987 में भारतीय संघ में 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 35वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। संघ शासित प्रदेश मिजोरम को पूर्ण राज्य बनाया गया। यह निर्माण 1986 में एक समझौते के आधार पर हुआ, जिस पर भारत सरकार एवं मिजो नेशनल फ्रंट ने हस्ताक्षर किए, जिसने 2 दशक से चले आ रहे राजद्रोह को समाप्त किया। अरुणाचल प्रदेश भी 1972 में संघ शासित प्रदेश बना। संघ शासित प्रदेश गोवा, दमन और दीव से गोवा को पृथक कर अलग राज्य बनाया गया। तो इस प्रकार 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को
पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। अब अपन बात करते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की। सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से पृथक कर नए राज्यों के रूप में मान्यता दी गई और ये तीनों राज्य भारतीय संघ के 26वें, 27वें और 28वें राज्य बने। छत्तीसगढ़, झारखंड और ये वाला क्षेत्र उत्तरांचल, जो कि अब हो गया है उत्तराखंड। अब अपन बात करते हैं तेलंगाना की। ठीक है, वर्ष 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग को काटकर भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953, अपन बात कर रहे हैं अब 1953 की। 1953 ने भारत में भाषा के आधार पर पहले राज्य का निर्माण किया गया था। अभी पढ़ा अपन ने, पोटी श्री रामुल्लू का विद्रोह हुआ था उस समय। आंध्र प्रदेश, जिसमें मद्रास राज्य अर्थात तमिलनाडु के तेलुगु भाषी क्षेत्र शामिल किए गए थे। कुर्नूल आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी हुआ करती थी और गुंटूर में इस राज्य का हाईकोर्ट शामिल था। परंतु राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से हैदराबाद राज्य को या हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश में मिलाकर वह बृहत्तर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी और राज्य की राजधानी हैदराबाद बनाई गई, क्योंकि 1953 में जो आंध्र प्रदेश बना था उसकी राजधानी कुर्नूल थी, लेकिन जो पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 उसके तहत आंध्र प्रदेश की राजधानी बना दी गई थी हैदराबाद। अब इसके बाद आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 ने आंध्र प्रदेश को अलग राज्यों में बांट दिया। एक हो गया आंध्र प्रदेश शेष, मतलब इतना हिस्सा, ये वाला आंध्र प्रदेश शेष, और ये वाला हिस्सा हो गया आपका तेलंगाना का तथा तेलंगाना। हैदराबाद को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाया गया है, जो 10 वर्षों की अवधि में आंध्र प्रदेश अपनी अलग राजधानी बना लेगा। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम बदलकर हैदराबाद उच्च न्यायालय कर दिया गया है। उच्च न्यायालय तब तक दोनों राज्यों के लिए साझा रहेगा जब तक कि आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अलग उच्च न्यायालय स्थापित नहीं हो जाता। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अमरावती नई राजधानी घोषित हो गई है आंध्र प्रदेश की, और अब कुछ समय बाद हैदराबाद से वो अपना पूरा डेरा डंबल उठाकर अमरावती में शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन करके भारत के 29वें राज्य के रूप में सृजित हुआ तेलंगाना। अब अपन बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की। वर्ष 2019 तक जम्मू और कश्मीर राज्य का अपना संविधान था और वहां अनुच्छेद 370 के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करता था। 2019 में राष्ट्रपति के आदेश द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 ने 1954 के आदेश का स्थान ले लिया। मतलब राष्ट्रपति ने जो आदेश दिया है 2019 ने, उसने स्थान ले लिया 1954 के आदेश का, जिससे अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी हो गया, परंतु उसे निरसित नहीं किया गया है। निष्प्रभावी हो गया मतलब कि अब वो लागू नहीं रहेगा, लेकिन उसे संविधान से मिटाया नहीं गया है। अभी भी वो ज्यों का त्यों लिखा रहा है संविधान में, अभी भी लिखा हुआ है वह संविधान में, लेकिन लागू नहीं है। वह लिखित रूप में अभी भी संविधान में मौजूद है, लेकिन निष्प्रभावी है। 2019 में इस आदेश ने जम्मू और कश्मीर को 2 संघ शासित क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। एक हो गया संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और एक हो गया संघ शासित क्षेत्र लद्दाख। इस प्रकार से यह संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और यह संघ शासित क्षेत्र लद्दाख। इस प्रकार 2019 में 28 राज्य और 9 संघ शासित क्षेत्र अस्तित्व में आ गए थे। अब अपन बात करते हैं
हाल ही के डिसीजन की दादर और नगर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय विधेयक 2019। अब विलय क्यों किया गया इनका? तो मोदी सरकार की ये कहना है, लेस गवर्नमेंट बट मैक्सिमम गवर्नेंस। उसके तहत संघ शासित क्षेत्र दमन और दीव और दादर और नगर हवेली का एकीकरण किया गया। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों ने दिसंबर 2019 में पारित कर दिया। 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने भी इसे अपनी संस्तुति प्रदान कर दी, परंतु यह 26 जनवरी 2020 को प्रभावी हुआ। 26 नवंबर 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया। 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया। परिणाम स्वरूप दोनों केंद्र शासित क्षेत्रों का एकीकरण कर दिया गया और यह विलय 26 जनवरी 2020 को प्रभावी हुआ, जिससे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई। इस प्रकार भारत में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो 1956 में 14 एवं 6 थी, वह 2020 में बढ़कर 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हो गई है। ठीक है। एवं अब इसके अलावा नामों में भी परिवर्तन किए गए हैं। कैसे? तो कुछ राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों के नामों में भी परिवर्तन किए गए हैं। जैसे संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका नाम परिवर्तित किया गया और इसका नया नाम 1950 में उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु कर दिया गया। इसी तरह 1973 में मैसूर का नया नाम कर्नाटका रखा गया। इसी वर्ष लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीन दीवी का नया नाम लक्षद्वीप रखा गया। 1992 में संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जिसे हम दिल्ली एनसीआर कहते हैं, रखा गया। इसे बिना पूर्ण राज्य का दर्जा दिए। यह बदलाव 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के माध्यम से किया गया है। वर्ष 2006 में उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। इसी वर्ष मतलब 2006 में ही पौंडीचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया। 2011 में उड़ीसा का पुनः नामकरण ओडिशा कर दिया गया। और इस प्रकार ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये वर्तमान भारत का मैप है, जिसमें 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। होप सो कि आप लोगों के लिए ये लेक्चर समझ में आया। ठीक है, बहुत मेहनत से पढ़ाई कीजिए, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद।